नमस्कार। आज मैं आपको पहाड़ के एक ऐसी बेटी से मिलवा रहा हूँ जिन्होंने बॉम्बे में जिनकी शिक्षा दीक्षा हुई और वहाँ बहुत ही आईटी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी करी, लाखों की सैलरी ले रही थी। और अचानक एक बार जब अपने गांव आए, कोविड काल में अपने गांव आई, तो वहाँ महिलाओं की हालत देखकर उनको ऐसा लगा कि इनके लिए काम करना चाहिए। बजाय बड़ी कंपनियों में, शहरों में काम करने के बजाय गांव की उन महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए जो गांव में कड़ी मेहनत करती हैं, उसके बावजूद भी उनको वो नहीं मिलता है जिसको डिज़र्व करते हैं। कोविड काल में जब ये अपने गांव आई तो वहाँ उन्होंने देखा कि टमाटर, मटर सब सड़ रहे थे खेतों में, क्योंकि सारी मंडियाँ बंद थी। और इन्होंने सोचा इनका क्या किया जाए, तो बाकायदा इन्होंने राजस्थान की एक बड़ी कंपनी से कांटेक्ट किया और उनको वहाँ बुलाया। और सारा जो खेतों में पड़ा हुआ था, टमाटर पड़ा हुआ था, आपका मटर पड़ा हुआ था, वो उस कंपनी को बेचा और बाकायदा सबके खातों में, उन महिलाओं के खातों में पैसा आया। इनको लगा कि इनके बीच में काम करना चाहिए और लाखों की सैलरी जिसमें मिल रहा था, ये आईटी कंपनी में काम करती थी, उनको रिज़ाइन करके अब ये जौनसार बाबर में महिलाओं के बीच में उनके बाकायदा उनके स्वरोज़गार के लिए, उनमें जन जागृति के लिए काम कर रही हैं। तो आपको मिलवाते हैं डॉक्टर पूजा गौड़ जी से। पूजा जी नमस्कार। कहाँ आप? बॉम्बे में पढ़ी लिखी, सब कुछ बॉम्बे में, नौकरी, लाखों की नौकरी, उसके बाद अचानक आपका हृदय परिवर्तन हुआ और आप जौनसार बाबर के गांव में अब महिलाओं के बीच में काम कर रहे हैं। ज़रा बताइए कैसे शुरुआत की, क्या आपको लगा? सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपके माध्यम से जो मेरी आवाज़ है ये उत्तराखंड के सभी गांव तक पहुंचेगी और ज़्यादा लोग मेरे साथ कनेक्ट हो पाएंगे। देखिए, बदलाव ज़रूर कुछ महासू देवता, जो हमारी धरती है, देवभूमि, उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, और जो हमारी धरती है महासू महाराज की धरती है, तो ज़रूर उन्होंने कुछ तो प्लान किया होगा, कुछ तो सोचा होगा कि मुझे बॉम्बे में पढ़ाई करने के बाद फिर एकदम सेटल्ड लाइफ, वहाँ पे मैं एमएनसी में काम करती थी और नरीमन पॉइंट में, जो वहाँ का सबसे क्रीम इलाका करेंगे, पॉश लोकेलिटी है, समुद्र के कलाकार करोड़पति यहाँ रहते हैं। तो नरीमन पॉइंट में मेरा ठीक समुंदर के किनारे बड़ा सा एयर कंडीशन ऑफिस था। और वो सारी चीज़ें छोड़ के मैं पहाड़ों में पैदल चल रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, उनके लिए किस तरह से हम पलायन होने से बचाएं लोगों को, उस पे काम कर रही हूँ। किस तरह से महिलाओं को रोज़गार दिया जा सके, उस पे काम कर रही हूँ और अपने उत्तराखंड को बचाने की मुहिम छेड़ रही है। ये बताइए, सबसे पहले आप बॉम्बे में थी जी। कोविड काल में आप अपने ससुराल जौनसार से हैं, आप बनारस की बेटी हैं। यस। और जौनसार पहाड़ की बहू है। पहाड़ की बहू है। तो जब आप कोविड काल में अपने गांव जौनसार आई तो आपने क्या देखा वहाँ? कैसे आपका ये अचानक हृदय परिवर्तन हुआ कि इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया? अगर बोला जाए तो देखिए, महात्मा गांधी जी, उन्होंने वकालत की इंग्लैंड से, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे देश में ये स्थिति है तो उन्होंने वहाँ की नौकरी छोड़ के और निकल पड़े। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जब मैं बॉम्बे में थी तो बॉम्बे से जब भी आते थे तो 10-15 दिन रहते थे तो सारी चीज़ अच्छी अच्छी दिखाई देती थी। जब मई 2020 में मैं आई और मैंने देखा वहाँ पे स्थिति कि खेत में कितने सारे जो टमाटर है, गोभी है, जो भी फसल है, वो सारी चीज़ें, सब्जियां उग रखी हैं। हमारा जो बेल्ट है मोस्टली वो हॉर्टिकल्चर बेल्ट है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें उग रखी हैं। लेकिन ये अटाल वाला एरिया, हाँ जी, त्योनी का जो क्षेत्र है वो पूरा आता है। तो लेकिन उसको मार्केट तक पहुँचाना बहुत मुश्किल था। कोविड काल था, मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो लोग ले जा रहे थे एजेंट, वो अपने हिसाब से मुंह मांगी, मतलब वो बोल के कुछ और जाते थे और उसका आधा कीमत भी देने को नहीं तैयार थे। पौने दामों पे लूट लगी थी। और जो कीमत मिलती भी थी तो वो खुद अपने ट्रांसपोर्ट का किराया समझ के, तो सोचिए कि फ्री में उन्होंने 3-4 महीने खेतों में काम करके फ्री में अपना दिया। तो बहुत सारे लोगों ने
खेतों में मतलब नीचे नदी में गिराना भी शुरू किया। तो मुझे देख के बहुत दुख हुआ कि हम लोग मेहनत करते 1 महीने तो हमको सैलरी मिलती है, ये किसान इतना मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, इनके लिए क्यों नहीं कुछ करना चाहिए। तो मैंने मुझे देखा नहीं गया और फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले ये समस्या आई कि इनको बाहर में मार्केट प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाए। तो एक मार्केटिंग कंपनी ढूंढी। मार्केटिंग कंपनी ढूंढने के बाद फिर हमें ये लगा कि जैसे ये मार्केटिंग कंपनी आएगी तो उन्होंने बोला कि हमें ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था चाहिए, हमें एक वेयर हाउस चाहिए जहाँ पे हम सारा कुछ लेके आए, और एक कंप्यूटर के लिए सारा उनका जो अकाउंटेंट आएगा वो आएगा, क्योंकि किसानों को डायरेक्टली पैसा जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसानों को कोई दिक्कत आए। तो वो सारी व्यवस्था तो मेरे लिए बहुत सारा चैलेंजिंग था। हमें जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के मैं जो डायरेक्टर हैं उनसे मिली, जो शुक्ला जी, तो वो सारी चीज़ें उन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प की। और उसके बाद हमने वहाँ पे सेटअप करना शुरू किया। हमारा एक खेत था शिमला मिर्च का, वो खेत को काटना पड़ा बीच में ही। वहाँ पे एक वहीं आपने ऑफिस बना दिया? वहीं पे ऑफिस बना दिया हमने। पहले टेंट डाला, उनको बुला लिया। एक स्कूल बंद चल रहा था कोरोना काल में, तो टेम्परेरी हमने वहाँ पे अकाउंटिंग कंप्यूटर सारा सिस्टम फिट कर दिया, और वहाँ पे टेंट में हमने सप्लाई इमीडिएट लेना शुरू कर दी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने मिस्त्री लगा के विदिन 1-1.5 महीने लगे होंगे, बहुत बड़ा वहाँ पे सेंटर बन चुका है। और लगभग 3 महीने में हमने 1.2 CR मतलब 1 करोड़ के आसपास 1.2 CR का जो माल है वहाँ से सप्लाई कराया। अच्छा, और जो लोगों का माल था, महिलाओं जो खेतों में पड़ा हुआ था, 1.5 करोड़ का 1 करोड़ का माल आपने वहीं से कंपनियों को गया और सीधे उनका अकाउंट लिया गया, किसानों का उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा दिया गया। जो लोगों को कैश चाहिए था उनको कैश की व्यवस्था कराई गई। तो इस तरह से हमारा कोरोना काल में कार्य शुरू हुआ प्रोग्राम। फिर उसके बाद बहुत सारे गांव से मुझे कॉल आने लगे कि हमारे लिए भी करिए। चक्र आता है, मतलब हमारा जो है जौनसार, बाबर, फिर टिहरी, गढ़वाल, और जगह जगह से कॉल आना। सबने सुना कि आपने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि आपने उनका जो ख़त्म हो रहा था लगभग वो बिकवा दिया। जी, बिकवा दिया। और प्लस कंपनी आई तो वहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिला उससे। तो बहुत जगह से कॉल आया, तो फिर हमने गांव-गांव घूमना शुरू किया। आप देखेंगे मुंदोर। अब आप बताइए, आपने ये किया, फिर नौकरी का क्या हुआ? रिजाइन कर दिया आपने? जी, नौकरी से रिज़ाइन कर दिया। मतलब ये देख के आप ऐसे ट्रैप में फंस गई वहाँ हैं? ट्रैप कह सकते हैं या क्या? हाँ, ये सोच सकते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी तो एक ही मिली है। ठीक है, मेरी तो लाइफ सेटल्ड है। मैं वैसे सब कुछ अच्छा है। सब लोगों का सपना होता है, बोलते हैं बॉम्बे को कि स्वप्न नगरी, तो सबका सपना होता है बॉम्बे जाना। लेकिन मेरा सपना जब मैं आई देखी तो नहीं, कि मुझे कुछ करना है, अपने क्षेत्र के लिए करना है, अपने उत्तराखंड के लिए करना, अपनी देवभूमि के लिए करना है। अब उसके बाद आपने रिजिग्नेशन के बाद 2-3 साल हो गए हैं जी। अब आपने क्या कर रहे हैं आप? कितने महिलाएं आपने जोड़ी हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने वहाँ पे हमारे साथ करीबन 850 समूह जुड़े हुए हैं जो महिलाएं हैं। तो वो 850 समूह की महिलाएं हमारे साथ काम कर रही हैं। तो उनको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करके कि किस तरह से अलग अलग समूह का एक क्लस्टर बना के उनको रोज़गार से जोड़ा जाए। जिसको जो इंटरेस्ट है, किसी को धूप बत्ती अगरबत्ती में इंटरेस्ट है तो उसकी ट्रेनिंग करा के उनसे बनाया जा रहा है ताकि उसको बाहर पहुँचाया जा सके। जो वहाँ के लोकल चीज़ें हैं उसको मिला के क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं उस पर काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती पे काम कर रहे हैं। और जैसे वहाँ पे महिलाएं आप देखेंगे, पहाड़ की महिलाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा काम करती हैं। तो डेयरी से लेके बागवानी तक सारा काम उनके माध्यम से प्लानिंग कर रही हैं, कराया जा रहा है। और क्या आपको जब आप वहाँ देखा तो जो सरकारी मदद है, इतनी योजनाएं हैं, वो गांव तक नहीं पहुँचती हैं, उसको आपने क्या देखा और क्या इसके लिए आप कर रही हैं? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, फ्रैंकली बताऊं, क्योंकि बिल्कुल खुल के बोलना चाहिए, तो मैंने वहाँ पे देखिए 2 तरह से सिस्टम चलता है। एक सिस्टम है जो किसान है, मध्यम वर्गीय और निम्न स्तर का किसान है, जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, जो फसल आ रही है उसको मार्केट तक बेच के और उससे आजीविका चला रहे हैं। दूसरे पर्सन वो हैं कि जो देहरादून विकास नगर में बैठे रहते हैं और उनका जो आँख है वो योजनाओं पे रहती है कि योजना आया, योजना को जैसे ही आया वैसे ही चट कर जाते हैं। जो सड़कों पे और ऑफिसेज में घूमते हैं, बस तो जमीन पे नहीं है। तो ये जो 5% लोग हैं वो सारी योजनाएं उनको ही मिलती हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो नेताओं से कनेक्टेड रहते हैं और वो लोग बाकी गांव वालों को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो एक्चुअल आम आदमी है, आप सोचिए वहाँ पे योजनाएं बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। आप सोचिए, मैं पहले जब बॉम्बे से आई तो मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग था डाइजेस्ट करना कि कोई भी योजना, इतनी अच्छी योजना सरकार की है कि अगर
अगर वो योजना सही ढंग से इम्प्लीमेंट की जाए तो रोजगार के साथ साथ हमारे क्षेत्र का विकास हो जाएगा। लेकिन जो योजना आती है वो योजना हम मतलब एक कार्यदायी संस्था भी होती है, हाँ। सोशल ऑडिट भी होता है, सब और कुछ होता है। उनके ऊपर IAS भी बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको वो इतने माहिर है कि वो योजना को किस तरह से डेटा मैनिपुलेट, अभी तो आजकल टेक्नोलॉजी है, फिर भी वो डेटा मैनिपुलेट करके सिर्फ आंकड़े ही देख सकते हैं, एक्चुअल धरातल पे बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई पहली घटना आपके सामने कोई आई जब आपको 2-4 होने पड़े? क्योंकि ये भीषण जो है, ये बड़े बड़े प्रभावशाली लोग और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, ये गठजोड़ है, इतना आसान नहीं है। तो कोई ऐसी घटना हो जब आपको पहले उससे 2-4 होना पड़ा हो? जी, मुझे याद है मई के बाद 2020 में ही हमने प्रधानमंत्री आवास, मैं जब क्षेत्र में भ्रमण के लिए गई तो ऐसे ऐसे घर देखे कि मेरी आंखों से आंसू आने लगे कि मुझे लग रहा था कि रात भर भी ये घर सरवाइव करेगा कि नहीं, पूरा टूटा हुआ था। और वो बेचारे मतलब बच्चों को लेके उसी घर में रहने के लिए मजबूर थे क्योंकि उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तो जब मैंने पता किया कि भाई आपको प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं मिला है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो मैडम हर बार अप्लाई करते हैं, डेटा लिया जाता है, लेकिन हमको नहीं मिलता। फिर मैंने लिस्ट निकाली, RTI के दौरान लिस्ट निकाली, तो पता चला कि जो अच्छे खासे गाड़ी हैं उनके पास 2-2, 3-3 मकान है, देहरादून में मकान है, ऐसे में प्रधानमंत्री आवास मिला। फिर मैंने वो लिस्ट के ऊपर मैंने एप्लीकेशन दिया, काम करना शुरू किया, फिर उसकी जांच बैठी। जब जांच बैठी, ब्लॉक से अधिकारी आए, तो जो इस तरह के लोग हैं जो मैंने बताया ना 5% जो देहरादून में होता है, उन्होंने करीब 70-80 लोगों को लेके मुझे घेर लिया। अच्छा हुआ कि मैं थोड़ी मतलब पढ़ी लिखी हूँ, तो मैंने पुलिस को भी पहले से बुला रखा था। फिर पुलिस वहाँ पे थी तो कुछ वो कर नहीं पाए, बट वहाँ पे आई फिर जांच में, फिर 535 मकान ऐसे कैंसिल हुए। अच्छा जी, तो क्या वो जो बेचारा वो था उनको मिला कुछ? जी, उसमें से बहुत सारे लोगों को मिल गया है, और बहुत सारे लोगों को जो मेरे पास जो डेटा आ रहा है मैं खुद जाके वेरीफाई कर रही हूँ, वहाँ के लोगों से वेरीफाई करा रही हूँ। ऐसी लिस्ट को हम लोग जिले में देने का काम कर रहे हैं, जब भी पोर्टल ओपन हो रहा है तो उसमें करने मतलब आपने जो पहली बाधा थी उसको पार किया, और अब मुझे लगता है कि अब वो लोग थोड़ा खौफ भी खा रहे होंगे। जी, दूसरा जो था हमारा पेयजल से, हम पेयजल जो है, आप सोचिए कि ये भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, पेयजल की हर घर तक पानी पहुंचाना, लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन जो पेयजल योजना का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है कि जहाँ पे पानी है बस वहीं पे ही पानी पहुंचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस योजना का विरोध किया। अब आप आजीविका मिशन से भी जुड़ी हुई है, गवर्नमेंट जोड़ा है, उसमें क्या कर रही हैं? उसमें हम लोग जो अलग अलग समूह को किस तरह से, जैसे हम चक्राता ब्लॉक के लिए मैं देख रही हूँ तो 9 न्याय पंचायत हैं, 9 न्याय पंचायत में सभी क्लस्टर लेवल फेडरेशन बना के किस तरह से उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप में एक इंटरप्राइज वर्क होता है, उनको सरकार गवर्नमेंट योजनाओं से जोड़ रही है। अभी क्या लगता है आपके बॉम्बे की लाइफ और यहाँ की लाइफ में, क्या यहाँ मज़ा आने लग गया या आपको लगता है यार कहाँ फंस गए मैं? नहीं, देखिए जब मुझे ये आया नौबत कि मुझे रिज़ाइन करना पड़ेगा, तो मेरे एक भी सेकंड नहीं आई मुझे रिज़ाइन करने में। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं वो लग्जरी लाइफ छोड़ के इधर क्यों धक्के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोगों की पहाड़ को ज़रूरत है और पहाड़ बुला रहा है, कुछ न कुछ होगा। धन्यवाद। थैंक यू।